ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में देख रहे हैं Eg या I या A, ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। मतलब किसी स्पेस में आपको कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 m मास के पार्टिकल, और आपको सेंटर पे बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो क्या करते हैं, वहां पर मन ही मन मान लेते हैं जैसे 1 kg मौजूद है, और 1 kg को ये m इधर अट्रैक्ट करेगा, ये m इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो सारे मिलजुल के क्या हो जाएंगे, 0। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो 1 kg पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या इसको E से शो करें तो Eg कह देते हैं कि क्यों E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, Eg ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज कर लेते हैं। तो आपसे जैसे ये कहा जाए ये m मास है, इसके r डिस्टेंस पे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो ये जो m मास है इससे क्या करते हैं, r डिस्टेंस पे 1 kg से मन ही मन मान लेते हैं, और देखते हैं कि 1 kg को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। वो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा उसे हम I कह देंगे, लिखेंगे क्या, Gm इंटू 1/r²। तो आप ये कह देते हैं यही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये होता है न्यूटन पर केजी, इसका यूनिट पर केजी, क्योंकि वो 1 kg था नहीं, वो मन ही मन आपने माना है। अब यहाँ पर यदि एक हॉलो शेल होता, तो सेल के भीतर में यदि 1 किलोग्राम आप रखते, सेल के भीतर में यदि 1 किलोग्राम रखते, तो सेल के सारे मास उसको किधर अट्रैक्ट करता, चारों तरफ। तो इंटेंसिटी इनसाइड सेल के क्या हो जाएगा, सेल थ्योरम से 0। और यदि सेल के आउटसाइड है कहीं कोई पॉइंट और वहां इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, तो 1 किलोग्राम रख दो और उसको देखो ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये Gm 1/r², वो इंटेंसिटी हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, 1 kg पे लगने वाला जो फोर्स हम देख रहे होते हैं। मान लो सॉलिड स्फीयर होता, यदि सॉलिड स्फीयर होता और उसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो याद करिए सॉलिड स्फीयर था और हम भीतर में कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर से r दूरी पे देखना चाहते हैं, तो याद करिए यहाँ पर क्या करते, हम मन ही मन 1 किलोग्राम रख देते और 1 kg पे जो फोर्स लगता दैट इज ये हो जाता, हम लोग क्या लिखते, mg लिखते थे ना, mg डैश भीतर वाला, तो m तो हो गया 1, और g डैश क्या लिखते थे, Gm/r³ इंटू r, Gm/r³ इंटू r, यही हो जाता ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगता। तो ये हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को देखा। ध्यान से देखिए, यदि कोई पॉइंट मास है, यदि कोई पॉइंट मास है, कोई पॉइंट मास है और उस पॉइंट मास से, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, पॉइंट मास m है, इससे r दूरी पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे Gm/r², Gm/r²। यदि आप कहते हो कि ये है m मास और यहाँ पे है m मास, ये 2 m मास है और मिड पॉइंट पे I का वैल्यू बताओ, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे सॉल्व करते वक्त। इस एग्जांपल में यदि मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताना है तो हम क्या करेंगे, वहां 1 किलोग्राम ले लेंगे, 1 किलोग्राम जहां मुझे I चाहिए। यहाँ पर यदि मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट पे यदि मैंने 1 किलोग्राम रख दिया, तो बताओ लेफ्ट वाला यहाँ है नहीं, मन ही मन माना, 1 किलोग्राम को लेफ्ट वाला किधर अट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, 0। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह से सोचते हैं। तो ये तो फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला हो गया एक, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास है सेल थ्योरम से कौन सा फॉर्मूला आता है, I इनसाइड हमेशा देखेंगे कहीं भी 0, और I सेल के यदि आउटसाइड हम देखते हैं तो Gm जो सेल का है मास अपॉन r², Gm/r²। यदि आप देखते हैं सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर की यदि बात करते हैं तो I इनसाइड आप लिखते हैं Gm/r³ इंटू r, जबकि I आउटसाइड लिखते हैं
gm/r²। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं और ये इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी दिखता है, बहुत ज्यादा नहीं दिखता, कभी कभी दिखता है। एक यहाँ इनके बारे में और कॉपी कर लेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे ज्यादा क्वेश्चन दिखता है, उस पर ज्यादा टाइम देंगे, वो जो पढ़ेंगे वो सारा कंसेप्ट यहाँ आप बोरो कर सकते हैं एज इट इज, जो वहां पढ़ेंगे। वहां 12th में जब हम शुरू करेंगे तो पहला टॉपिक वही रहेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया था उनको रिवाइज कर लें, उसकी कोशिश करते हैं। उसी के साथ जो 10 क्वेश्चन दिया था गूगल ड्राइव था, ये यहाँ चेक कर लीजिए। एक है एस्केप वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला पिछले टर्म पे हम लोगों ने डिराइव किया है, और एक था ये केपलर्स लॉ जिसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, केपलर ने कहा कि सारे प्लैनेट क्या करते हैं, एलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रहे हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ, सारे प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों तरफ। और सन कहाँ है, तो सन किसी फोकस पे है। सर फोकस क्या होता है, तो ये डिटेल आप पढ़ेंगे जब आप मैथमेटिक्स में एलिप्स पढ़ेंगे। ये क्या कहा केपलर ने, कोपरनिकस गुरु थे केपलर के, कोपरनिकस ने 27 साल तक रातों में स्टार्स के पोजीशन को जो देखा उसके एक मैप बनाई, और फिर उसके एनालाइज करने के लिए उसने कोपरनिकस ने इस केपलर को कहा कि अब भाई मेरे पास टाइम उतना नहीं है, आप इसको एनालाइज कर लो, कोई रूल बना लो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। तो फोकस जो होता है, एलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो टेबल पे 2 कील डाल दो, 2 कील, उनसे धागे बांधो एक फिक्स्ड लेंथ का, और उस धागे में फंसा लो एक कलम, और पेन लेके ऐसे घूमो, तब जो बनेगा कर्व उसे कहते हैं एलिप्स। और ये जो 2 कील वाले पॉइंट होते हैं ये फोकस कहलाते हैं, फोकस। अब ये एक एलिप्स में 2 फोकस होता है, और ये कहलाता है सेंटर एलिप्स का, और ये कहलाता है जो बड़ा ये है, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, और ये सेमी मेजर, और वो छोटा वाला एक्सिस माइनर एक्सिस कहलाता है। मेजर एक्सिस का आधा हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। तो ये एलिप्स को बताया। फोकस किस फोकस पे सन है, तो किसी भी एक फोकस पे सन को मान लो, किसी एक फोकस पर आप किसको मान लो, एक फोकस पे सन है तो ये मान लो आप। और यदि यहाँ सन है तो प्लेनेट जो है मान लो अर्थ, ये अर्थ ऐसे एलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रही है। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है पेरिजी कहते हैं उसे, और जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होता है उसे एपोजी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थ या कोई भी प्लेनेट की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे सामने एक जो सन का नियरेस्ट पोजीशन दिखेगा अर्थ से, उसे जो पेरिजी कह देंगे, और जब से फारदेस्ट पॉइंट दिखेगा उसे एपोजी कह देते हैं। और ये आप मुझे सोच करके जवाब दीजिएगा। पाथ सर्कुलर मैंने नहीं कहा, यदि सर्कुलर पाथ होता सन के चारों तरफ घूमने वाला तो खास क्या हो जाते कि इनके मौसम नहीं बदलता, अर्थ पे हमेशा एक जैसा मौसम रहता। तो जब दूर चली जाती है अर्थ सन से तो जाड़े का मौसम, जब नजदीक आ जाती है तो गर्मी का मौसम, और बीच में साल में 2 बार ऐसा मौसम रहता है जब हम कंफ्यूज रहते हैं जाड़े का मौसम है या गर्मी का। तो ये देखिए इस तरह से आपको याद रह पाएगा कि अर्थ सेंटर पे, अच्छा यदि एलिप्स के सेंटर पे होता सन तो साल में 2 बार जाड़े का मौसम आता, 2 बार गर्मी का मौसम आता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। ये तो आप क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ है। केपलर्स का फर्स्ट लॉ कह रहा है एलिप्टिकल पाथ है सारे प्लेनेट का, और सन कहाँ है, एक फोकस पे, किसी एक फोकस पे आप मान लेते हो। तो आपने सन का पोजीशन मान लिया, और उससे आपको ये याद रखने का मौका मिल गया कि ये जो है इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूम रहा है प्लैनेट। और जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा वैसे वैसे स्पीड बदलेगी, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा, मैकेनिकल एनर्जी मोमेंटम वेरी कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है,
लेकिन हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सन के सेंटर से गुजरेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि टॉर्क जीरो हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, तो यदि ये डिस्टेंस आप कहते हैं, यदि आप ये डिस्टेंस कह रहे थे, यदि आप ये डिस्टेंस यहां से यहां कह रहे हैं r1, ये r1, और यहां से यहां कह रहे हैं r2, मास तो वही है अर्थ, तो या कोई एक पर्टिकुलर प्लेनेट, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, टॉर्क जो होगा सन के अबाउट ये जीरो, तो एल सन के अबाउट जो देखेंगे वो जीरो, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब हो गया mv1r1 इक्वल्स टू mv2r2। ये पेरिजी और एपोजी वाले का रिलेशन है। तो डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड कम, डिस्टेंस कम तो स्पीड ज्यादा। एक पॉइंट ये आपने सेट कर लिया। अब केपलर्स का तो एक लॉ ये है, दूसरा लॉ क्या कहता है? केपलर का पहला लॉ ये लिख लीजिएगा कि एलिप्टिकल पाथ पे सारे प्लैनेट, all planets moves around the sun on elliptical paths and sun is present at one of its focus, and sun is present at one of the focus of these elliptical paths. All planets moves on elliptical paths around sun, and sun is present at any one focus of this elliptical path, and sun is present at any one of the focus of this elliptical path. आपको केपलर्स का फर्स्ट लॉ का आइडिया मिल गया, मैं उम्मीद करूं। डायग्राम हटाता हूं, यहां ये चेंज कर दूं पेज। यहां देखिए दूसरा, यहां पर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसे देखिए कि यदि आपने ये एलिप्टिकल पाथ देख लिया, यहां देख लिया, पिछला पेज जब पूछा तुरंत बोलो भाई, पिछला पेज यही था जो चित्र अभी बना हुआ है कि क्या था, अर्थ जो है ये यदि r1 डिस्टेंस तुम कह रहे हो, ये यदि r2 डिस्टेंस कह रहे हो, तो अर्थ को आपने कैसे पाथ पर घूमते देखा, एलिप्टिकल पाथ। यही फिर से बना लो, यही है, पिछला वाला पेज का डायग्राम था, और उसमें हमने टॉर्क सन के अबाउट क्या देखा था, जीरो। ये लॉ का पार्ट नहीं है, ये लॉ से अलग हटके हम बता रहे हैं। टॉर्क क्या देखा, जीरो, तो एल क्या हो गया, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, तो हम लिखेंगे m1v1r1 इक्वल्स टू mv2r2। तो m यदि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने पर ये रिलेशन आ जाता है पेरिजी, जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट है सन का अर्थ से वो पेरिजी, और सबसे दूर वाला पॉइंट है वो एपोजी। एपार्ट से एपोजी याद रखो, एपार्ट अलग, एपोजी दूर, और पेरिजी नजदीक वाला नियरर पॉइंट। तो पेरिजी हो गया जहां v2 स्पीड में देख रहा हूं, और एपोजी हो गया जहां v1 स्पीड में देख रहा हूं। एपोजी एपार्ट, सबसे दूर वाला पॉइंट एपोजी, और सबसे नजदीक वाला पॉइंट पेरिजी। अब ये सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि अर्थ यदि मूव करके थोड़ा सा आगे आया, तो सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाला लाइन जो एरिया स्वैप करेगा, ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया स्वैप करेगा, तो मान लो सन को यहाँ, अर्थ को यहाँ से यहाँ आने में, अर्थ को यहाँ से यहाँ आने में टाइम t1 लगता है, और एरिया है a1। और अगला बताता हूं, यदि कहीं और आगे यहां से यहां आता है अर्थ, यहां से चलते हुए यहां आता है अर्थ, इसमें टाइम लगता है t2, और सन अर्थ को ज्वाइन करने वाला लाइन जो स्वैप करता है, वहां का सफाई करता है एरिया का, वो एरिया है a2। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ है केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ, ये कहता है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी a1 by t1 equals to a2 by t2 equals to l by 2m equals to constant। सेकेंड लॉ कहता है एरियल वेलोसिटी da by dt
ये L/2m इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां m क्या है, मास है, और L है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो L/2m आ जाता है dA/dt। तो यदि कहता है कि एरिया एक जैसा है, स्वैप किया गया A1 और A2, तो आप कहोगे कि टाइम जो होगा T1 और T2 वो भी एक जैसा होगा। यदि एरिया डबल है तो टाइम कवर करने में जो लगेगा वो भी डबल हो जाएगा। तो ये सेकेंड लॉ एरिया से रिलेटेड है, लॉ ऑफ एरिया या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। ये लॉ कहता है केपलर सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ था कि ऑल planets move around the sun on elliptical path and sun is present at one of its focus। और सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ कह रहा है एरियल वेलोसिटी A1/T1 इक्वल्स टू A2/T2। जो सन और अर्थ को मिलाने, सन या प्लेनेट को मिलाने वाला लाइन होगा, वो जो मूव करेगा, तो जो एरिया वो स्वैप करता है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप आउट होगा। तो A1 और A2 यदि बराबर होंगे तो T1 और T2 भी बराबर होंगे। इनसे क्या आपके रिजल्ट आते हैं कि इफ डायग्राम देख के आप समझिए, इफ A1 इक्वल्स टू A2, एरिया यदि स्वैप किया गया सेम है, देन T1 इक्वल्स टू T2। क्यों? क्योंकि वो सेम होगा तभी तो रेशियो सेम आएगा। तो A1 इक्वल्स टू A2 तो T1 भी होगा T1 T2 भी एक जैसे होंगे। ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ये होता है सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या कहता है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से L/2m वाला आइडिया भी आप देख सकते हैं। इसके पहले एक बार ये एग्जांपल देख लीजिए और मुझे बताइए कि यहां पर यदि आपसे कहा गया कि यहां पर सन है और ये यहां से यहां आने में लगता है 3 मंथ मान लेते हैं, और यहां से यहां या यहां से, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता होगा ये हम जानना चाहते हैं। इस जगह से इस जगह जाने में कितना टाइम लगता होगा ये हम जानना चाहते हैं। T1 हमारे पास है 3 मंथ। अब ये एरिया चेक कर लो, एरिया कौन सा, ये एरिया के बारे में कहा गया, ये एरिया A और यहाँ वाला एरिया कहा जा रहा है 2A। यदि ये एरिया 2A है तो टाइम कितना लग रहा होगा, ये T2 कितना होगा ये आपको बताना है। तो T2 कितना हो जाएगा, तो याद करिए A1/T1 इक्वल्स टू A2/T2। तो यदि एरिया डबल हो गया तो टाइम भी डबल हो जाएगा, या लिख दो 3 मंथ्स बाई A या A/3 मंथ्स, A/3 मंथ टाइम, A/3 मंथ इक्वल्स टू 2A/T2। तो T2 कितना आ गया, 6 मंथ। वैसे देख लो सॉल्व करके, A1/T1 इक्वल्स टू A2/T2। ये एरियल वेलोसिटी। यहाँ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एरिया जो देख रहे हैं हम ना, एरिया A से 2A हो गया तो टाइम T से 2T हो जाएगा, 3 मंथ से 6 मंथ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, कोई बड़ा काम नहीं है। ये एरियल वेलोसिटी का मैं वैल्यू एक बार डिराइव करके बता देता हूँ। एरियल वेलोसिटी का वैल्यू मैं डिराइव करके बता देता हूँ, ध्यान से एक मिनट देखिएगा। नोट कर रहे थे। फिर से नोट करना चाहे लिए मैंने बना दिया, यहाँ तेजी में आप बनाइए। ये है सन, ये है अर्थ, ये यहाँ से यहाँ का एरिया, यहाँ से यहाँ का टाइम है 3 मंथ, साथ में ड्रॉ करिए। और यहाँ से यहाँ का एरिया आपको दे दिया गया है अर्थ के मूवमेंट का, और टाइम आपको बताने को कहा गया है। ये एरिया दे दिया गया है, ये वाला एरिया कितना दिया गया है 2A, और टाइम कहाँ से कहाँ का पूछा गया, यहाँ से यहाँ का टाइम पूछा गया T2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, A1/T1 इक्वल्स टू A2/T2, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, A/3 इक्वल्स टू 2A/T2। T2 कितना आ गया 6, नोट किया। यस सर। ये एक एग्जांपल की तरह देख रहे थे हम लोग। यहाँ एक पॉइंट और चेक कर लीजिए कि आपको जब अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत आता है तो ध्यान से देखिए, ये है सन, ये है डिस्टेंस r, ये है अर्थ, ये है सन, और ये एलिप्टिकल पाथ पे थोड़ा सा ही मूव करके आया d थीटा एंगल। तो यहां से यहाँ का जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या लिख देंगे r d थीटा।
ये लेंथ क्या लिख देंगे, आर डी थीटा। अब मुझे समझाइए कि यहाँ ये जो एरिया है, क्या ये एरिया ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो एरिया जो डी ए लिखेंगे, हाफ इंटू परपेंडिकुलर आर डी थीटा इंटू बेस, हाफ इंटू परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर जैसे ट्रीट कर लेंगे बहुत छोटा होने के पर, और ये एरिया निकल के आया हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। और डी ए बाई डी टी से क्या आ गया, डी ए बाई डी टी से, जिसे हम एरियल वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी, ये क्या देने वाला है, चेक करिए। यहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, एक m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड भी किया, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हो गया ओमेगा। अब बताइए मुझे, mr² ओमेगा बाई 2m, mr² को I कह सकते हैं, I ओमेगा बाई 2m, और ये हो जाएगा L/2m। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एरियल वेलोसिटी किसके बराबर, एरियल वेलोसिटी दिख रहा है L/2m, और L कांस्टेंट है, इसीलिए ये कांस्टेंट हो गया, m भी कांस्टेंट है। तो ये एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट L/2m। तो ये था प्रूफ उसके लिए, एरियल वेलोसिटी को L/2m से आप रिलेट कर चुके। L क्या है, I ओमेगा, I क्या था, mr²। तो ये आपने m मास किसका देखा है, अर्थ का, ये जो अर्थ है इसका मास देखा है आपने, m मास का यहाँ अर्थ है। और फिर आपने उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सोचा, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचा अभी इस मोमेंट पे mr², सन के अबाउट। और mr² ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा आप कैसे लिखते थे, तो याद करिए, ये जो घूमने का रेट होता है ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी हुआ करता है। तो हम लोगों ने ये L/2m लिखा। तो केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, एरियल वेलोसिटी जो होगा वो एरियल वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। ये केपलर्स का सेकेंड लॉ कह रहा है। डी ए इक्वल्स टू हाफ, एरिया जो छोटा सा हम लिख रहे हैं, वो जो एरिया छोटा सा लिख रहे हैं उनमें यदि आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, डी ए कहाँ पर हम देख रहे हैं, ये छोटा सा एरिया अर्थ के मूवमेंट से जो मिला है वो, और उसका जो आर डी थीटा है, आर्क इक्वल्स टू लिखते हैं ना छोटे से सर्कुलर आर्क की तरह मान करके, आर डी थीटा एंगल इनटू रेडियस आर्क हो जाता है। क्या मैं इस पेज को चेंज करूं या डिलीट, क्लियर करूं, क्या इस सर पेज एक मिनट को, सर, एक मिनट। हाँ हो गया आपको सर। केवल वो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, वैसा ही पूछता है बेंच कि एरिया दे देगा, एरिया ट्रिपल हो गया टाइम ट्रिपल हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा टाइम हाफ हो जाएगा। एरिया कौन सा, सन और अर्थ को मिलाने वाला लाइन, जो जैसे स्वैप करना, जैसे झाड़ू से सफाई करते हैं सरफेस की, तो वैसे ही वो जो सन और अर्थ को मिलाने वाला लाइन है वो जो सफाई करेगा अर्थ के मूव करने के साथ साथ, उस सफाई किया गया एरिया और टाइम का जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। मैं पेज चेंज करूं, यस सर। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ कहता है, ये कहता है कि चक्कर लगाने का टाइम पीरियड जो होगा वो t² इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, t² इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ये चक्कर लगाने का जो टाइम होगा, मान लो यहाँ सन है, याद करो, और यहाँ अर्थ को आप घूमते देखो, अर्थ को घूमते देखो, तो चक्कर लगाने का जो टाइम होगा, अब आपको ए क्या है, ए है ये यहां से यहां का लेंथ, इसको कहते हैं, ए है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस हुआ बड़ा वाला रेडियस, सेमी माने आधा, उसका लेंथ है ए। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, t² टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो ए के क्यू के प्रोपोर्शनल है, ये इसे ऐसे ध्यान देते हैं, t² इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, t² इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। जैसे सर्किल का इक्वेशन आप लोगों ने कभी देखा है क्या, x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर? नहीं तो अभी आप पढ़ेंगे आगे। वो तो सर पढ़ लिया है। पढ़ लिया है तो आप जब एलिप्स देखते हैं ना, एलिप्स में ध्यान रखिएगा, यदि ये ए है और ये बी है तो इसका ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो एलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वहां ए जो है वो जो बड़ा वाला एक्सिस का आधा पार्ट टुकड़ा है, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये हो गया सन और यहाँ इस पे घूम रहा है अर्थ, तो अर्थ के चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा ये प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के। ठीक, ये था तीसरा लॉ, e स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, e स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और ये जो एलिप्स होता है ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, और ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये है सेमी मेजर एक्सिस। तो ये कहानी आपको यहाँ कैप्लर्स लॉ में लिखा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं एग्जाम्पल में कुछ। पहला एग्जाम्पल देखिए, एट व्हाट एल्टीट्यूड, कितने हाइट पर, एट व्हाट एल्टीट्यूड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 25% ऑफ दैट एट द अर्थ। तो चेक करिए क्वेश्चन नंबर 1, अर्थ से कितने हाइट पर जाएंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 25% हो जाए। तो 25% हो जाए मतलब g/4 हो जाए। अब ये g से g/4 हो गया तो ये हाइट ढूंढ रहे हैं आप, तो हाइट के लिए क्या लिखते थे, g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये किसके बराबर है, g/4 के बराबर है। g डैश का हमने फॉर्मूला लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, g डैश का हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, और वो g/4 हो जाना चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस h/4 जो है वो 1 प्लस h/4 का स्क्वायर, ये 4 के बराबर हो गया। 1 प्लस h/r, 1 प्लस h/r ये हो जाएगा 2 के बराबर, h/r हो जाएगा 1 के बराबर, h हो जाएगा r के बराबर। यदि h r हो जाए तो g जो होगा g/4 हो जाएगा, मतलब 25% हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा इनिशियल के। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं कि हाइट यदि r के बराबर हो तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4। ये अर्थ है, ये r है। आपने हाइट पे फॉर्मूला देखा है, g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। 24% का मतलब हो गया 24%, 25% का मतलब हो गया 25/100, तो उसी से निकल के आ जाता है g/4। g/4 में अब डिनोमिनेटर कंपेयर कर लीजिए, ये g और g लेफ्ट साइड राइट साइड काट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दोनों तरह से ये आएगा 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर 4 के बराबर। चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक सिंपल पेंडुलम T1 when on the earth और T2 when taken to a height r। ध्यान से देखिए, अर्थ पे कितना देख रहे हैं, अर्थ पे हम टाइम पीरियड लिखेंगे तो फॉर्मूला याद है 2π√L/g, और जब h इक्वल्स टू r पे चले गए तो g डैश कितना हो जाता है, g/1 प्लस r/r का होल स्क्वायर, अभी अभी देखा है g/4। तो वहां पर जो टाइम पीरियड होगा, वहां पर जो टाइम पीरियड होगा, याद करो, वहां पर जो टाइम पीरियड T2 आप देखोगे वो कैसे लिखोगे, 2π√L/g/4, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2π√L/g, और ये हो गया 2T1, तो T2 आ गया 2T1। अब आपको रेशियो चाहिए, या तो T2/T1 चाहिए, T2/T1 चाहिए तो 2 होगा, या T1/T2 चाहिए तो 1/2 होगा। चेक कर लीजिए कौन सा चाहिए, तो आपको चाहिए T2/T1। T2/T1 कितना दिख रहा है, 2 के बराबर। तो हाइट बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, वो हाइट बदलेगा तो जी बदल जाएगा, और जी बदल जाएगा तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। लेकिन यदि स्प्रिंग वाला कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता, आप h हाइट पर लेकर के जाते तो उसका टाइम पीरियड नहीं बदलता। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग वाले में जी नहीं दिखते, आप टाइम पीरियड दिखते हैं 2π√m/k। ये होता है स्प्रिंग का प्रॉपर्टी, m होता है मास, जो हाइट के साथ ना तो मास बदलेगा ना k। जी बदलता है तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि अर्थ के सरफेस के भीतर
ध्यान से देखिएगा, सरफेस के भीतर जो जी का वैल्यू आएगा, सरफेस के भीतर जो जी का वैल्यू आएगा, क्या फॉर्मूला था? अर्थ है ये, डी डेप्थ में हम जी डबल डैश क्या लिखते थे? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। और इक्वेटर पर क्या लिखते थे? और इक्वेटर पर लिखते थे, अर्थ का बना करके चेक करो, ये इक्वेटर, और यहाँ लिखा करते थे, इधर होता था एम जी, इधर लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर आर, और नेट वैल्यू हो जाता था एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये एम जी डबल डैश के बराबर कर देते थे, तो जी या जी डैश के बराबर कर देते थे, तो जी डैश क्या हो जाता था? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। रोटेशन का इफेक्ट हम देखते थे, और कह रहा है जी डबल डैश और जी डैश बराबर होंगे, तो जी माइनस जी डी बाई आर ये किसके बराबर होगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। ये जी और जी कैंसिल आउट हो गया, तो डी किसके बराबर हो जाएगा? डी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी के बराबर। डेप्थ का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 वाले में हम लोगों से कहा गया कि इक्वेटर के कितने भीतर उतना ही हमें सरफेस के, वैसे क्वेश्चन नंबर 4, रीडिंग ऑफ द अर्थ बी इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 5। रीडिंग ऑफ the radius of the earth increased by factor 5. By what factor? Its density we changed to keep the value of g same. तो याद करिए, g के लिए क्या लिखते थे? g के लिए अर्थ के सरफेस पर लिखते थे जी एम बाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी के फॉर्म में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाता था? जी 4/3 पाई आर इंटू रो। अब देखो, यदि मैंने रेडियस को कर दिया है r/5, तो रो को क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स रो, तभी तो जाके जी का जो नया वैल्यू आएगा वो नया वैल्यू पुराने जैसे ही रहेगा। मतलब एक को जितना कम करेंगे टाइम्स, दूसरे को उतना टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है मास एंड डायमीटर ऑफ ए प्लेनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं बात करता हूं, मास भी डबल कर दिया और डायमीटर भी डबल कर दिया, तो ऑब्वियस है रेडियस भी डबल हो गया होगा। अब यहाँ चेक करो, जी का वैल्यू लिखते थे जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ जी डैश का वैल्यू लिखेंगे जी 2m बाई 2r का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 1/2 gm बाई आर स्क्वायर, मतलब ये g/2 हो गया। मतलब g का वैल्यू g/2 हो गया। तो टाइम पीरियड जो शुरू में लिखते पहले प्लेनेट पे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दूसरे पे क्या लिखेंगे? t डैश 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश हो जाएगा g/2, तो √2 टाइम्स 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो √2 टाइम्स t हो जाएगा। तो t डैश कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स t। तो t डैश बाई t देखेंगे तो √2, या t बाई t डैश देखेंगे तो 1/√2। आपको टाइम पीरियड का रेशियो मिल गया। यदि g लिखने का फॉर्मूला पता है तो चित्र बना लो, g लिख लो, टाइम पीरियड लिख लो, डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। क्या मैं मान लूं? ये भी समझ में आ जाएगा। यस सर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो m थिन स्फेरिकल सेल से है, रेडियस a। अब यहां पर ये पूछ रहा है gravitational field and potential both are zero at center of the cell. Gravitational field is zero not only inside the cell but, अब ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल वर्ड
कल के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पोटेंशियल वाला अभी आप छोड़ दें। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है, अभी उसके बारे में मत सोचिए। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, वैसे ही पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, लेकिन इसकी चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एस्केप वेलोसिटी वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्फेरिकल uniform planet is rotating about its axis. The velocity of a point on its equator is v. Due to the rotation of the planet about its axis, the acceleration due to gravity g at equator is 1/2 of g at pole. The escape velocity of a particle on the pole of the planet in term of v. बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले तो एक काम करिए, आप पहले ये समझिए कि एक प्लैनेट के यदि शेल कहते हो m, तो इसके पोल पर, ये तो घूम ऐसे रहा है, पोल पर यदि कोई पार्टिकल रखेंगे उस पे जो फोर्स लगेगा वो mg। ये लिखते कैसे, g कैपिटल M जो शेल का है इंटू स्मॉल m बाई जो रेडियस है r²। यहां से हम क्या देख रहे हैं, g का वैल्यू हो रहा है gm/r²। लेकिन जब हम इक्वेटर पर देख रहे हैं किसी पार्टिकल को, इक्वेटर पर उसका वेलोसिटी कितना कहा गया, v। तो यहाँ पर mg तो वही रहेगा, आगे इधर हो जाएगा mv²/r सूडो। तो नेट जो वैल्यू अब दिखता mg डैश, ये कितना हो जाएगा mg माइनस mv²/r। गौर करिए g डैश का वैल्यू दिखने लगा, g डैश जैसे g माइनस ω²r था, g माइनस v²/r। और क्वेश्चन में g का वैल्यू कितना दिया गया, क्वेश्चन में g डैश का वैल्यू दिया गया है g/2 इक्वल्स टू g माइनस v²/r। अब यहां मैं चेक करूं तो हम देख रहे हैं ये v²/r हो जाएगा g/2 के बराबर, v²/r हो जाएगा g/2 के बराबर, या r g/2 के बराबर, ये v² हो गया। ये v² का वैल्यू या निकल के चला आया, g और v का रिलेशन यहां से दिखने लगा। अब एस्केप वेलोसिटी की बारी आती है। तो एस्केप वेलोसिटी, पोल पर कोई पार्टिकल है और उसको इनफाइनाइट पे भेजना है, कितना स्पीड दूं, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। पोल के लिए एट पोल एस्केप वेलोसिटी हम देखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, k इनिशियल हाफ mve², u इनिशियल माइनस gmm/r, k फाइनल 0, मिनिमम वेलोसिटी जिससे इनफाइनाइट पे चला जाए, और u इनिशियल भी 0। तो हम लोगों ने यहां से क्या ढूंढ लिया, यहां से ढूंढ लिया ve² इक्वल्स टू 2gm/r या 2gr। चेक कर लो, r से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ जाएगा 2gr। अब ध्यान से देखना, rg इसको ये भी लिख सकते हैं 4gr/2, और gr/2 के बदले लिख सकते हैं v², gr/2 के बदले लिख सकते हैं v²। तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा दो। हमने देखा v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 4v², 4v²। तो यहां से v ही पता चल गया, ट्वाइस v। सर ये तो बड़ा गंदा क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सा अजीब तो था कि सबसे पहले तो मुझे सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखना पड़ा पोल पे, फिर देखना पड़ा इक्वेटर पे, फिर कहा गया कि उनमें कुछ रिलेशन है कि इक्वेटर वाला g/2 हो गया है, तो भी बताइए क्या होगा, तो उस रिलेशन से भी निकल आया। अब इसके वेलोसिटी पोल पर क्या होगा नया, तो वो मैंने डिराइव किया, तो डेरिवेशन का यूज किया गया। ये जिन बच्चों के समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें। केतब, सौमिल, मायसा, कुशल, सुशांत, आदित्य, प्राप्ति, वेदांत, दिव्यांशु, भव्या, सोम, पलक, हंस, कीर्ति। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 मिनट 5 मिनट मैं जो और आपको आइडिया दे रहा हूं उन्हें चेक कर लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा कि सैटेलाइट के बारे में जब हम देख रहे हैं, तो सैटेलाइट के बारे में जो पाथ हमें पॉसिबल दिख रहा है वो कौन कौन से पाथ है। सैटेलाइट ये है अर्थ, तो अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम सकता है सैटेलाइट, ऐसे घूम सकता है सैटेलाइट, ऐसे घूम सकता है सैटेलाइट,
ऐसे घूम सकता है सैटेलाइट, मतलब उस तरह के सर्कुलर पाथ पे घूम सकता है सैटेलाइट जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड करे। ये सारे पॉसिबल पाथ है, पॉसिबल पाथ ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट कोई भी पार्टिकल अर्थ के चारों तरफ स्टेबल ऑर्बिट, मतलब वो घूमता दिखे कंटिन्यूअस, तो वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन देगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इसमें गौर करिए, ये है अर्थ और इसके चारों तरफ मैंने घूमता देखा एक सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की मैं बात करूं तो ये सैटेलाइट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो जो ये है अर्थ, ये जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल, यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यदि सैटेलाइट का मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है स्मॉल r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखेंगे? Gm/r², और ये किसके बराबर कर देंगे? mv²/r। तो यहाँ देखिएगा v पता चल जाएगा, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कह देते हैं। v ऑर्बिटल पता चल गया, कितना? √Gm/r। और यहां से एक फॉर्मूला तो इसे याद कर जाइए, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। और इसी फॉर्मूले से देख सकते हैं एक r कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो जाएगा Gmm/r। ये 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए r कटने के बाद, तो ये Gmm/2r, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फॉर्मूला तो पहले से पता है, Gmm/r माइनस के साथ, और काइनेटिक एनर्जी अभी अभी आपने पता किया है प्लस Gmm/2r। तो जब टोटल एनर्जी की बारी आएगी तो टोटल एनर्जी कैसे पता चलेगा? तो टोटल एनर्जी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम करके देख लीजिए, माइनस Gmm/2r हो जाएगा। तो यहाँ एक खास रिलेशन आता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होगा और माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना सबसे आसान है, -Gm/r, उसका हाफ कर दो तो टोटल एनर्जी हो जाएगा, उसको प्लस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी दिख जाएगा। क्या ये एनर्जी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों एक बार और मैं डिराइव करके बताऊं? नो सर। जिनको फिर से समझना है वो बताएं, मैं एक बार और समझा सकता हूं इसे। अच्छा ये बताइए कि यदि यहां अर्थ हो और ऐसे मैं एक सैटेलाइट को रखना चाहूं अर्थ के ऊपर में घूमता हुआ, तो क्या ऐसे घूमता रह सकता है? तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो फोर्स होगा अर्थ का ग्रेविटेशनल वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगा और उसका जो एक कंपोनेंट होगा मान लो x, वो दे देगा सेंट्रीपिटल, लेकिन उसका जो y कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा? y कंपोनेंट बैलेंस तो नहीं होगा, उसके कारण वो नीचे गिर पाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये ऐसा सैटेलाइट का ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। सैटेलाइट का ऑर्बिट वही पॉसिबल है जो अर्थ के चारों तरफ इस तरह से हो कि उस ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ का सेंटर कॉन्साइड कर जाए। फिर से एक बार ये चेक कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी की जब मैं बात करता हूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में मैं सोच रहा हूं, ये है अर्थ और उसका मान लो ये है कोई सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हुआ, यहाँ ये घूमने वाला वेलोसिटी हुआ। तो आप जो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे G स्मॉल m कैपिटल M, जो अर्थ का मास था स्मॉल m, कैपिटल M सन का, अर्थ का मास कैपिटल M, सैटेलाइट का मास स्मॉल m, बाई r², ये किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r। यहाँ r कट गया, 2 से डिवाइड कर दो तो ये काइनेटिक एनर्जी दिखने लगा। mm भी कट, m नहीं अभी कट करना है, तो 2 से डिवाइड करने पे हमें ये दिखने लगा Gmm/2r
GMM/r। तो ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी एक बार फिर से देख लें आप। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना आ गया है? काइनेटिक एनर्जी आ गया है, काइनेटिक एनर्जी आ गया है GMM/2r। और पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका आपको बताता हूं, -G सेल थ्योरम की तरह अर्थ के मास को सेंटर पे देखेंगे, m/r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम करेंगे तो बचेगा -GMM/2r। इसी से ये रिलेशन याद रखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी लिख के उसको हाफ कर देते हैं। इसको 5 स्टार बना दीजिएगा फॉर्मूला। ये 5 स्टार फॉर्मूला है। अब एक पॉइंट मैं ये देखना चाहता हूं कि सैटेलाइट कोई इस तरह का यदि रहा कि जो हमेशा हमारे घर के छत से हम देखें और वो रुका दिखे, या ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से रुका दिखे अपने पोजीशन पे हमेशा। तो ऐसा तभी हो सकता है ना कि हमारे बगल से जाने वाली कार हमें रेस्ट पे दिखे। ऐसा कब होगा? जब उसका और हमारा दोनों का वेलोसिटी एक जैसा हो। यहाँ तो पाथ सर्कुलर है। तो इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के ये अर्थ के घूमने का टाइम पीरियड आपको पता है 24 आवर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का। तो इक्वेटर के पैरेलल एक बड़ा ग्रेटर सर्किल इमेजिन करो, उस पे किसी सैटेलाइट को देखो, उसके घूमने का जो ओमेगा होगा यदि उतना ही हो जितना अर्थ का है, तो हम कहेंगे ये जो सैटेलाइट है इसका भी टाइम पीरियड यदि 24 आवर हो गया, ये भी घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ भी रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वेस्ट से ईस्ट अर्थ भी घूमता है। और उसी तरह यदि ये सैटेलाइट घूमता दिखे तो इस सैटेलाइट के लिए हम क्या कहेंगे? इस सैटेलाइट का नाम रख देंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, यदि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया तो एक चक्कर ये टाइम v ऑर्बिटल तो हमें पता है √GM/r, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 2πr/v ऑर्बिटल। तो ये कितना हो जाएगा? t हो जाता है 2πr/, ध्यान से देखना, gm ऑर्बिटल वेलोसिटी, gm/r स्क्वायर रूट में लिखा करते थे। ये कितना हो जाएगा? 2π/√gm, यहां पर देखना r⁻³ अब यदि इसे देखें तो यहीं से आ जाता है t² इज प्रपोर्शनल टू r³। सर्कुलर पाथ पे जो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं उनके चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड होता है, यदि एक ही अर्थ के कई सैटेलाइट की मैं बात करूं तो उनका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है। r³ के प्रोपोर्शनल होता है। एक आइडिया ये मिल गया, और इसी फॉर्मूला से हमें r का वैल्यू मिल गया, क्योंकि टाइम पीरियड 24 आवर रख देंगे तो r निकल के चला आता है 4200 किलोमीटर। और ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का नाम है पार्किंग ऑर्बिट। अच्छा मुझे बताओ, इसको पार्किंग ऑर्बिट क्यों कहेंगे? क्योंकि पार्किंग का जगह कैसा होता है, उसमें कार पार्क कर दो, छोड़ो, घूमो फिरो, वापस जाओ, कार वहीं मिलेगी। उसी तरह ये पार्किंग ऑर्बिट इसका नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ जो सैटेलाइट हम रख देंगे वो सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में, चूंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी एक जैसा है, वो रुका दिखेगा। जितना डिग्री अर्थ घूमेगा उतना ही डिग्री ये सैटेलाइट घूमेगा, हमेशा अर्थ के। और ये जो होता है एक खास ऑर्बिट है इक्वेटर के पैरेलल लाइन, और इक्वेटर से ये अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? रेडियस है 4200 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 42,000 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 42,000 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस एवरेज है 6,000 किलोमीटर मान लो, तो 6,000 हटा लोगे तो इसकी जो हाइट आ जाती है, ये हाइट आ जाती है 36,000 किलोमीटर। और घर के अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर, इक्वेटर के ऊपर ये ऑर्बिट जो है सर्कुलर, इसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यदि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट घूमने लगे तो फिर वो जियो स्टेशनरी नहीं रहेगा, वैसा ही घूमे जैसे अर्थ घूम रहा है वेस्ट से ईस्ट।
तो हम कहेंगे कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और ये ऑर्बिट है पार्किंग ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का दूसरा नाम रख देते हैं हम लोग। मोस्टली वहां पर जो सैटेलाइट है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन में हमें सिग्नल बार बार देना पड़ता है सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से लेना है, तो ये हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कह देते हैं इसे, क्योंकि उसका पोजीशन यदि फिक्स है तो हम बड़े आराम से उसको मैसेज दे देंगे और वही दूसरे सैटेलाइट को दे देगा। वो अर्थ के दूसरी तरफ जहां डायरेक्ट रेज नहीं जा सकती वहां टेलीकास्ट कर देगा सिग्नल। आप यहाँ पर जो पाथ देख रहे हैं ये सर्कुलर पाथ है, और इसीलिए यहाँ सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस नहीं यूज किया जा रहा है, क्योंकि सर्कुलर पाथ को एनालाइज करना आसान है। यदि पाथ एलिप्टिकल होगा तो वहां आप सेंट्रिपिटल फोर्स वाला आइडिया छोड़ करके वहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हेल्प लीजिएगा। सर्कुलर पाथ में ही आप ये सेंट्रिपिटल एक्सलेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स वाला आइडिया यूज करते हैं। तो यहाँ जो सारे सैटेलाइट के पाथ हम देख रहे हैं, ऐसा सर्किल ले रहे हैं जिसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, तो ये सैटेलाइट और पार्किंग ऑर्बिट के बारे में आइडिया रहा। कम से कम 3 सैटेलाइट हमें चाहिए, तो अर्थ के मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन में हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, पोलर रीजन को छोड़कर। कम्युनिकेशन 3 सैटेलाइट को यूज करके, कम से कम 3 सैटेलाइट 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल बना रहे हो अर्थ के सेंटर पे, ऐसे आर्क सेपरेशन पर यदि हम डाल दें, जैसे यहाँ एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ है अर्थ, सेंटर पे इमेजिन करो सैटेलाइट एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो अर्थ से मान लो इसने इसे दिया सिग्नल, इसने इसे दिया सिग्नल, तो यहाँ पूरा टेलीकास्ट कर सकते हैं हम। यहाँ तो ये डायरेक्ट टेलीकास्ट इधर कर सकता था पूरा, ये इसे दे दे सिग्नल तो ये यहाँ भी टेलीकास्ट कर देगा पूरा। तो आपको कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए अर्थ पे पूरा टेलीकास्ट पाने के लिए। किसी एक जगह पर लाइव इवेंट हो और बाकी जगहों पर हम यदि टेलीकास्ट करना चाहें। ये पार्किंग ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट के पार्किंग ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, जो कि अर्थ के सरफेस से है 36,000 किलोमीटर के ऊपर, जबकि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है 42,000 किलोमीटर। तो सैटेलाइट का आइडिया मिल गया। आप लोग अब अपने एक्सरसाइज शीट में जाएंगे और एक्सरसाइज शीट का एक्सरसाइज 1 ग्रेविटेशन का बना लेंगे, और कल ऐसे ही ऑनलाइन आप जुड़िए 3:30 से कंटिन्यूअस आगे, जिसमें मैं एक्सरसाइज शीट डिस्कस करूंगा और एक एक्स्ट्रा टर्म पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, और आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 1, और अगले टर्न पे कहिएगा तो ये सारे फॉर्मूले में फिर से एक बार आपको डिराइव करके समझा सकता हूँ। तो कल हम लोग मिलते हैं 3:30 पे ऑनलाइन। 3:30 से कोशिश करेंगे कल थोड़ा ज्यादा देर डिस्कशन कर पाए और आपका ये ग्रेविटेशन कंप्लीट जैसा दिखे आपको। तो कल याद दिला दीजिएगा कि सर बाइनरी स्टार सिस्टम भी आपको बताना है, बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी टर्सरी क्वार्टरनरी स्टार सिस्टम, ये कल बताना है। ठीक, वो याद दिला दीजिएगा। और कल पोटेंशियल बताना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये 2 चीजें। अभी के लिए सेल्फ और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, एक तीसरा पॉइंट याद है, ये तीनों कल देखते हैं। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और बाइनरी स्टार सिस्टम, इनको देखते हैं कल। अभी के लिए इतना ही। कल 3:30 पे हम लोग मिलते हैं, कल 3:30 पे, कल 3:30 से आगे 2 घंटे के लिए। और आज वाला लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा, इन्हें जो लेट ज्वाइन किए हो या नहीं देख पाए हो, आज वाला लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा, उन्हें देख लेना आज ही। और कल वाला भी लेक्चर होगा तो आज शेयर कर दूंगा, और कल जो लेक्चर होगा उसमें मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा और फिर डिस्कशन करूंगा एक्सरसाइज 1 का। 3:30 to 5 दिमाग में रखिएगा मे बी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।